पढ़ते हैं। प्लीज घर पे जाके पढ़ाई करना, नहीं तो मैं बस पिटाई चालू कर रही हूँ, आखिरी चांस दे रही हूँ, कल से पिटाई चालू। ठीक है, मैं 11th 12th में सच में डंडों से मारती हूँ यार। आ जाऊं क्या तुम्हारी क्लास में भी? अब बड़े हो गए हो यार, मानने की जरूरत है क्या? मारू? गोल्डी से शुरुआत करूंगी, चलो चलो स्टार्ट करेंगे। हेडिंग बताओ क्या लिखा है? एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द स्पेशल कोर्ट। कंसेप्ट को थोड़ा समझेंगे। अभी तक हम सारे कंसेप्ट क्या पढ़ रहे थे? केस कहां जाएगा? सैट सैट सैट, यही तो पढ़ रहे थे। बार बार हमने क्या पढ़ा? सिविल कोर्ट में थोड़ी ना जाता है हमारा केस, ठीक है। चलो, लेकिन यहाँ पे उन्होंने बात करी स्पेशल कोर्ट की। थोड़ा सा एक बेसिक कंसेप्ट में समझा दूं, क्या है ये स्पेशल कोर्ट। ले रहे हो फोटो? आ रहा है एक बार में देखो, बस प्रेजेंटेशन का खेल है और कुछ नहीं, ठीक है। स्पेशल कोर्ट को थोड़ा सा समझेंगे। ये सैट नहीं है। कोर्ट बोला है तो क्या एक्चुअल में कोर्ट है? हाँ, लेकिन नॉर्मल कोर्ट नहीं, कोर्ट के आगे स्पेशल कोर्ट लगा है। क्योंकि अभी तक हमने कितनी बार पढ़ा कि सिविल कोर्ट नहीं, सिविल कोर्ट नहीं, सिविल कोर्ट नहीं, तो ये अब कहां से स्पेशल कोर्ट आ गया? अक्सर सैट में केसेस बहुत ज्यादा हो गए। हमने सैट क्यों बनाया, जरा मुझे बताओ? जब ऑलरेडी सिविल कोर्ट, क्रिमिनल कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी है, ये सैट बनाना क्यों पड़ गया हमें? मैटर जल्दी रिजॉल्व हो जाए लिस्टेड कंपनी के भाई, नहीं तो लिस्टेड कंपनी वहीं फंसी हुई है। अब इनको कोई काम धंधा नहीं करना, क्या करना है? तो यहाँ पे साफ इन्होंने ये बोला कि स्पेशल कोर्ट क्यों बनाए गए हैं? इसीलिए बनाए गए हैं क्योंकि स्पीडी ट्रायल। सैट हमने क्यों बनाया था? क्योंकि जल्दी जल्दी मैटर रिजॉल्व है। लेकिन अगर सैट भी ऑक्यूपाई है, सैट भी बिजी है, तो भाई मैटर को और जल्दी रिजॉल्व करने के लिए, केसेस और लेट ना हो जाए, तो इसीलिए स्पेशल कोर्ट बनाए गए। पर्पस क्या है? सेंट्रल गवर्नमेंट ने सेटअप किया है स्पेशल कोर्ट को। किसने बनाया? सैट को किसने बनाया? ठीक है, सैट को बनाया सेंट्रल गवर्नमेंट ने, सैट भी है बिजी। तो हमने कहा कि भैया अब केसेस कहां ट्रांसफर करेंगे? स्पेशल कोर्ट में। अब ये स्पेशल कोर्ट भी कौन बनाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। क्यों बनाता है? स्पीडली ट्रायल हो सके इस एक्ट के। एक्ट का नाम बताओगे? कौन सा एक्ट पढ़ रहे हो? सेबी एक्ट पढ़ रहे, तो सेबी एक्ट के मैटर्स कहां जाएंगे? स्पेशल कोर्ट में भी जा सकते हैं, जब अगर सैट बिजी है तो। चलो, कॉम्पोजिशन। ये स्पेशल कोर्ट में कौन बैठता है? स्पेशल कोर्ट में जज ही बैठेगा। सैट में भी कौन बैठा था? जज। ठीक है, तो अब ये भी कोर्ट कचहरी, इसमें भी जज बैठेगा। तो यहाँ पे एक जज बैठेगा, और वो जज कौन अपॉइंट करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। जब पूरा स्पेशल कोर्ट का सेटअप ही सेंट्रल गवर्नमेंट ने किया है, तो अपॉइंटमेंट भी कौन करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, लेकिन हाँ, कॉन्फ्रेंस मतलब कंसल्ट कर लेना, डिस्कस कर लेना। किससे डिस्कस कर लेना? चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया लिखा है क्या? नहीं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया लिखा है मतलब सुप्रीम कोर्ट। चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, हर स्टेट का अपना एक हाई कोर्ट है। फॉर एग्जाम्पल एमपी की बात करूं, मध्य प्रदेश की बात करूं, तो जो चीफ जस्टिस है किसका? हाई कोर्ट का। ठीक है, उसके साथ डिस्कस कर लो सेंट्रल गवर्नमेंट, वो रिकमेंड करेगा कि भैया स्पेशल कोर्ट में कौन जज होगा जो इन केसेस से डील करेगा। कंसेप्ट क्लियर है? चलो, क्वालिफिकेशन ऑफ जज। जो ये चीफ जस्टिस डिस्कस करके है ना अपना एक कंसल्ट देगा कि भैया हाँ इसको जज बना दो, तो उसकी क्वालिफिकेशन क्या होगी? जज, क्या लिखा है? सेशन जज। थोड़ा समझेंगे, है ना। सेशन टर्म यूज किया गया है। एक होता है सिविल कोर्ट, एक होता है सिविल कोर्ट। सिविल कोर्ट अपन समझते हैं, और दूसरा होता है सेशन कोर्ट। गुड। सिविल कोर्ट कौन से मैटर्स को देखता है? सिविल मैटर्स को देखता है, ठीक है। सेशन कोर्ट कौन से मैटर्स को देखता है? क्रिमिनल मैटर्स को देखता है। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो सेशन कोर्ट में क्रिमिनल मैटर्स आते हैं, मतलब कि जैसे मर्डर हो गए, डकैती हो गई, ये सारी चीजें कहां जाते हैं? क्रिमिनल कोर्ट में जाते हैं, ठीक है। तो क्रिमिनल कोर्ट नहीं बोला जाता, टर्म उसके लिए यूज किया जाता है सेशन कोर्ट, ठीक है। तो यहाँ पे जो जज बैठेगा उसके लिए भी हम क्या बोलेंगे? सेशन जज, ठीक है। तो यहाँ इन्होंने कहा, हम हमेशा बार बार पढ़ते आ रहे थे सिविल कोर्ट में मैटर नहीं जाएगा, सिविल कोर्ट में मैटर नहीं जाएगा, मतलब कि स्पेशल कोर्ट क्या होते हैं? स्पेशल कोर्ट सेशन कोर्ट होते हैं। वापस, स्पेशल कोर्ट कौन होते हैं? सेशन कोर्ट। अब क्या अलग से ऐसे कंस्ट्रक्शन चालू कर देगा क्या सेंट्रल गवर्नमेंट? नहीं। फॉर एग्जाम्पल जबलपुर की बात करें, जबलपुर में आपको सिविल कोर्ट सेशन कोर्ट देखा है क्या? घंटाघर देखा होगा, उसके उस तरफ जाना, एक बड़ा सा बोर्ड लगा है सिविल और सेशन कोर्ट। अंदर जाओगे तो वही सिविल है, वही सेशन है। तो भाई हमने केस वहीं ट्रांसफर कर दिया, तो वो जो सेशन कोर्ट है उसी को ही हमने क्या बना दिया? उसी को हमने क्या बना दिया? स्पेशल कोर्ट। सीजी ने बोला भैया तुम स्पेशल कोर्ट हो, तुम्हारे पास केस जाएगा। अब इस स्पेशल कोर्ट में जज कौन बैठेगा? सेशन जज बैठेगा, जो क्रिमिनल मैटर से डील कर रहा है। इसका मतलब सिविल कोर्ट में केस नहीं जाते। स्पेशल कोर्ट भी क्या है? सेशन कोर्ट। समझ में आ रहा है? चलो, तो सेशन जज या फिर एडिशनल सेशन जज, अदरवाइज नॉट एलिजिबल। तो यहाँ पे सिविल कोर्ट के जज बैठने वाले नहीं है, याद रखोगे। चलो, ऑफेंस ट्रायल बाय द स्पेशल कोर्ट। स्पेशल कोर्ट में कौन कौन से ऑफेंसेस जाएंगे? ऑल द ऑफेंसेस अंडर दिस एक्ट। दिस एक्ट मतलब सेबी। सेबी में जितने भी ऑफेंसेस हैं जो सैट में जाते हैं,
है ना, लेकिन क्योंकि वो बिजी है और स्पीडली हमें ट्रायल चाहिए तो स्पेशल कोर्ट में फॉर द टाइम बिंग हमने केसेस को भेज दिया। ट्राइड ओनली बाय दी स्पेशल कोर्ट, बस स्पेशल कोर्ट देखेगा, इसके अलावा और कोई नहीं, क्योंकि हमने ये भी इमरजेंसी में ही बनाया है। चलो, अब अपील और जो रिवीजन है, इन्होंने कहा अगर सैट से खुश नहीं थे तो कहाँ जाते, सुप्रीम कोर्ट जाते, लेकिन क्योंकि सैट तो बिजी है, सभी बिजी चल रहे हैं, तो एक काम करो, केस गया है स्पेशल कोर्ट में और स्पेशल कोर्ट के डिसीजन से अगर आप खुश नहीं हो तो फिर केस कहाँ जाएगा, हाई कोर्ट। ये स्पेशल सर्कमस्टांसेस में हम यहाँ जा रहे हैं, अदरवाइज डील नहीं करते हैं ये। क्या ये बात समझ में आ रही है? और सीजी को रिक्वायर्ड लगेगा तो सीजी स्पेशल कोर्ट बना रहा है, और स्पेशल कोर्ट से खुश नहीं है तो केस कहाँ जाता है, हाई कोर्ट। क्लैरिटी है? पक्का? चलो, हाई कोर्ट के पास सेम पावर होगी, वही सेम पावर जो हम देखते आ रहे हैं, है ना, सीआरपीसी, तो क्रिमिनल केसेस की जो सीआरपीसी में रहती है। चलिए, प्रोसीजर क्या होगा स्पेशल कोर्ट के सामने? इन्होंने कहा जो सीआरपीसी में जो प्रोसीजर एक सेशन कोर्ट में जो सीआरपीसी लगता है उसकी जो जो प्रोसीजर है सेम प्रोसीजर ये भी फॉलो करेंगे। स्पेशल कोर्ट ही क्या है, कोर्ट ऑफ सेशन या फिर सेशन कोर्ट बोलो। यहाँ पे जो प्रोसिक्यूटर है, लॉयर को हम जो दलीलें देते हैं उसे प्रोसिक्यूटर बोलते हैं, तो उन्होंने कहा प्रोसिक्यूटर भी कौन होता है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर आ जाएगा। ठीक है, प्रोसिक्यूटर मस्ट हैव, बस याद रखना है जो ये प्रोसिक्यूटर है इसके पास जो ये केस से डील कर रहा है कम से कम कितने साल का एक्सपीरियंस, 7 years का एक्सपीरियंस होना चाहिए। लेकिन जब ये ट्रांजिशनल प्रोविजन चल रहा है, मतलब इफ द स्पेशल कोर्ट इज नॉट येट सेटअप, हो सकता है अभी सैट में केस जाना था, बिजी है, हमें स्पेशल कोर्ट अभी बनाने में समय लग रहा है, तो जो सेशन कोर्ट है उसको अभी क्या बोल देंगे तुरंत में, केस विल बी ट्राई बाय दी सेशन कोर्ट टेम्परेरी। सेशन कोर्ट को ऐसे उपाधि देनी है हमें कि भैया तुम स्पेशल कोर्ट है, लेकिन उपाधि देने में भी जब तक थोड़ा सा टाइम लग रहा है तो उस ट्रांजिशन पीरियड में सेशन कोर्ट ही टेम्परेरी काम करेगा। कुल मिला के स्पेशल कोर्ट क्या है, सेशन कोर्ट, दैट्स इट। समझ में आया? स्पेशल कोर्ट क्यों बनता है, लॉजिक समझ में आया? बताओ क्यों बनता है? मैटर जल्दी से जल्दी रिजॉल्व हो जाए, क्योंकि सैट में ऑलरेडी बहुत केसेस आ गए, और सैट है कहाँ, मुंबई, जहां जरूरत होगी तो वहां और आएगा। लेकिन मैं कह रही हूँ कि अभी इतना समय नहीं है, हर जगह बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन पॉसिबल है क्या, नहीं, तो कहीं केसेस ज्यादा होते हैं तो स्पेशल कोर्ट बना दिए जाते हैं, और स्पेशल कोर्ट एक्चुअल में प्रैक्टिकली क्या है, सेशन कोर्ट सी है। डन? पक्का? चलो, आओ तुम्हारी बुक के प्रेजेंटेशन को एक बार फटाफट देख लें। पहला कंसेप्ट क्या लिखा है यहाँ पर, for providing speedily trial offense under this act, the center government may establish or designate special court by the notification. नेक्स्ट क्या लिखा है इसमें, एक सिंगल जज होगा जो कि अपॉइंट करेगा कौन, सेंटर गवर्नमेंट, लेकिन किससे कॉन्ग्रेस, कॉन्ग्रेस मतलब किससे कंसर्न करेगा, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। ठीक है, विद इन जिसके जुरिडिक्शन में है, अगर एमपी का है तो एमपी के जबलपुर में हाई कोर्ट है, यहाँ के चीफ जस्टिस से डिस्कस किया जाएगा। पर्सन इज नॉट क्वालिफाइड फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ अ जज, स्पेशल कोर्ट का वो जज नहीं बनेगा अनलेस ही इज होल्डिंग द ऑफिस ऑफ द सेशन जज। मतलब एलिजिबिलिटी क्या है, सेशन जज ही आ सकता है और एडिशनल सेशन जज। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो जज ही यहाँ पे एज अ जज की, है ना, रोल प्ले करेगा। नेक्स्ट, ऑफेंस ट्रायल बाय द स्पेशल कोर्ट, स्पेशल कोर्ट में कौन से केसेस से डील की जाएंगे, इस एक्ट, हम किसकी बात करें, सेबी एक्ट की बात करें। एक बात मैं पहले बता दूं, हर एक्ट में ये रूल दे रखा है, इट्स नॉट ओनली अबाउट सेबी एक्ट, कंपनीज एक्ट हो जाए, सेक्रा हो जाए, सब में ऑलमोस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है, जब जब जरूरत पड़ेगी हम क्या बना देंगे, स्पेशल कोर्ट बना देंगे। ठीक है, चलो, लेकिन यहाँ पे दिस एक्ट की बात हो रही है तो यहाँ पे हम सेबी पढ़ रहे हैं। ऑल दी ऑफेंसेस अंडर दिस एक्ट टेक कॉग्नाइज, कॉग्नाइज का मतलब बताया था, डील कर सकते हैं बाय दी स्पेशल कोर्ट। डन? अपील एंड रिवीजन, स्पेशल कोर्ट से खुश नहीं है तो केस कहाँ जाता है, हाई कोर्ट, तो हाई कोर्ट मैटर को देखेगा। इफ स्पेशल कोर्ट विद इन द लोकल लिमिट जुरिडिक्शन ऑफ द हाई कोर्ट, कोर्ट ऑफ सेशन ट्राइंग केसेस। नेक्स्ट, एप्लीकेशन ऑफ द कोड ऑफ प्रोसीडिंग बिफोर स्पेशल कोर्ट, स्पेशल कोर्ट में कौन से कोड ऑफ कंडक्ट लगेंगे, वही सीआरपीसी वाले। ठीक है, इनका स्पेशल कोर्ट डीम टू बी कोर्ट ऑफ सेशन, पर्सन जो प्रोसिक्यूट करता है, प्रोसिक्यूट करने वाला यहाँ पे कौन होगा, वही पब्लिक प्रोसिक्यूटर, जिसका कम से कम क्या होना चाहिए, वो जो एडवोकेट होगा जो यहाँ पे एज अ लॉयर रिप्रेजेंट, प्रोसिक्यूटर रिप्रेजेंट कर रहा है ना, तो कम से कम 7 साल होना चाहिए। शुड हेल्ड ऑफिस फॉर द पीरियड नॉट लेस देन 7 years अंडर द यूनियन स्टेट। इन्होंने कहा कि 7 years का तो हो सकता है एज एन एडवोकेट। एक और चीज उन्होंने बताई कि उसकी पोस्ट और हो सकती है, हो सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट ने उसको स्पेशल लॉ का नॉलेज है, ये नहीं दे रखा, ठीक है, एक ही दे रखा है। नेक्स्ट, एनी ऑफेंस कमिटेड अंडर दिस एक्ट, ये दे रखा है, क्या बोल रहे हैं, कोई भी ऑफेंस अंडर दिस एक्ट ट्रांजिशनल पीरियड में, ट्रांजिशनल पीरियड में क्या होगा, टेम्परेरी, स्पेशल कोर्ट क्या है, सेशन कोर्ट ही है, टेम्परेरी पीरियड के लिए। समझ में आया? पक्का? चलो,
यहाँ पे स्पेशल कोर्ट वाला कंसेप्ट खत्म। लेकिन ये स्पेशल कोर्ट बस यही नहीं आता, ये जनरल कंसेप्ट है, ये दूसरे एक्ट्स में भी घुमा फिरा कर आते, तो प्लीज यहाँ पे कंसेप्ट क्लियर रखना। ठीक, चलिए हेडिंग बताओ क्या लिखा है। अगर इंसान है तो इंसान को तो चलो जेल भेज देते हैं, ठीक है। अब लॉ को किसने ब्रेक किया है? कंपनी ने। तो क्या लिखा है? कॉन्ट्रावेंशन बाय दी कंपनी। कंपनी है ना, जिसने वॉयलेशन किया, कॉन्ट्रावेंशन किया लॉ का। वेर कॉन्ट्रावेंशन ऑफ एनी ऑफ द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, दिस एक्ट मतलब सेबी या फिर सेबी के रूल्स रेगुलेशन, सेबी ने डायरेक्शन दिया, सेबी ने ऑर्डर दिया, इतनी सारी बातें आपने मानी नहीं, कंपनी ने कुछ भी फॉलो नहीं किया, सेबी ने सबको कॉन्ट्रावेंट किया, ठीक है। चलो, एवरी पर्सन, तो कंपनी तो भैया अपना दिमाग नहीं लगा रही है, इसके पीछे बैठा इंसान है, इंसान ने फॉलो नहीं करवाया ना। इसके अंदर सीएस भी था, इसके अंदर डायरेक्टर भी था, इसके अंदर मैनेजर भी था, एमडी भी था, इन सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो इन्होंने कहा कि चलिए एवरी पर्सन हु एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रवेंशन वॉज इन चार्ज, कौन इंचार्ज ऑफिसर है, ठीक है, उसको पकड़ते हैं। तो इन्होंने बोला कि वो रिस्पॉन्सिबल टू अ कंपनी, तो वो अब फंसेगा, डीम टू बी अ गिल्टी एंड लाइबल टू प्रोसीड अगेंस्ट दी पनिश अकॉर्डिंगली। अगर कंपनी ने नहीं फॉलो किया है तो इंचार्ज ऑफिसर को पकड़ा जाएगा। एग्जेम्पशन, वो जो इंचार्ज ऑफिसर है, डायरेक्टर, मैनेजर, सीएस, जो भी इंचार्ज ऑफिसर है, जिसका काम था लॉ को फॉलो करवाना, ठीक है। पहला पॉइंट तो बोल दे वो फंसेगा, पहला पैराग्राफ समझ में आ गया। सेकंड, एग्जामिशन मतलब कि बच सकता है अगर वो प्रूफ कर दे। वेरी गुड, उसके नॉलेज में नहीं है, मीटिंग में मस्त यहां बात करी, मीटिंग से निकला, सबने उसके साथ गलत कर दिया, लेकिन उसे ये प्रूफ करना पड़ेगा, ठीक है। साफ साफ बोला है, दिस प्रोविजन इज नॉट रेंडर एनी सच प्रोविजन इज लाइबल, पनिशमेंट नहीं मिलेगी इफ ही प्रूव, पहला पॉइंट, विदाउट हिज नॉलेज, इसकी नॉलेज में नहीं था, प्रूफ देना पड़ेगा लेकिन, और ही हैड एक्सरसाइज ऑल ड्यू डिलिजेंस टू प्रिवेंट, उस गलत को रोकने के लिए उसने सारे काम किए। फॉर एग्जाम्पल उसने बोला मैंने तो बोल देता, मैंने तो लेटर भेजा, मैंने यहाँ से लेटर तो भेज दिया, अब किसी ने वहां से लेटर निकाल लिया तो अब मेरी तो गलती नहीं, लेकिन प्रूफ देना पड़ेगा, तुमने यहाँ पे तो लेटर डिस्पैच कर दिया था, किसी ने उसके घर तक पहुंचने दिया, वट जो भी सिचुएशन है, लेकिन आपको प्रूफ देने पड़ेंगे भैया तुमने यहाँ से तो अपनी तरफ से ड्यूटी खत्म कर दी थी। दो बातें, पहला विदाउट हिज नॉलेज, उसके नॉलेज में नहीं था, दूसरा क्या, उसने अपनी तरफ से सारी ड्यू डिलिजेंस किए थे, ठीक है, तो वो बच जाएगा। अगर कंपनी ने लॉ फॉलो नहीं किया तो इंचार्ज ऑफिसर फंसेगा, इंचार्ज ऑफिसर के पास बचने का स्कोप है अगर वो प्रूफ कर दे, ये दो बातें, ठीक है, विदाउट हिज नॉलेज, एक्सरसाइज ऑल ड्यू डिलिजेंस। Continue. Where a contravention of this act by the company and it's proved that concern, convenience, attributable to any neglect, अब समझना, अगर पता चलता है कंपनी ने फॉलो नहीं किया, कॉन्ट्रवेंट किया, क्यों? क्योंकि लापरवाही की गई है, किसके द्वारा? कंपनी का डायरेक्टर, मैनेजर, सेक्रेटरी, एनी अदर ऑफिसर, such director, manager, secretary, other officer shall deemed to be a guilty shall be liable proceed against। अगर पता चलता है उसकी नालायकी के चक्कर में हुआ है, या फिर पहला पॉइंट क्या लिखा है, किया लोअर लेवल लोगों ने, टॉप लेवल, जो वो टॉप लेवल जो लोग होते हैं जो कि डायरेक्टर, सीएस, ये सब है, इन लोगों की कंसर्न थी, है ना। फंसे कौन? इंचार्ज ऑफिसर, मैंने सांस्कृतिक बनाया, इंचार्ज ऑफिसर ये फंसेगी, ठीक है। अब ये वाला नहीं है कि इसने प्रूफ नहीं कर पाई, उसने कहा कि यार मुझे तो बोला गया था ऊपर से, तो कंसर्न दी है। अगर डायरेक्टर की कंसर्न थी तो भैया मैं फंस रही हूँ, मैंने ही बोला था, मैंने ही नेग्लिजेंसी रखी, संस्कृति ने बोला दीदी देख लो देख लो, मैंने कहा हाँ कर ले कोई टेंशन वाली बात नहीं, मतलब मैंने देखा ही नहीं, मैं नेग्लिजिबल थी, क्या ये बात समझ में आ रही है? तो इन सारे केसेस में मैं फंसूंगी। तो दो बातें हैं, पहला, कंपनी ने अगर कुछ भी कॉन्ट्रावेंट किया है तो ऑफिसर्स इंचार्ज फंसेंगे, ठीक है, अगर वो प्रूफ करते हैं तो वो बच सकते हैं। सेकंड पॉइंट में बोला कि भैया उन्होंने ही बोला था, उनकी नेग्लिजिबिलिटी के कारण ये सब है, तो यस वो फिर से फंस जाएंगे। कंसेप्ट क्लियर है बच्चों? पक्का? खत्म, छोटा सा कंसेप्ट था। अब थोड़ा सा बड़ा कंसेप्ट, स्कोर, पहली बार सुन रहे हो क्या? हाँ पहली बार ही सुन रहे हो, ठीक है। स्कोर एक शॉर्टकट है, फुल फॉर्म ये बाजू में इन्होंने लिखा है। एस रिप्रेजेंट करता है क्या? सेबी। सी ओ रिप्रेजेंट करता है क्या? कंप्लेंट्स। आर ई रिप्रेजेंट करता है क्या? रिड्रेस। और एस रिप्रेजेंट करता है सिस्टम। तो सबके पहले 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 अल्फाबेट नहीं ले रखे है ना, इसका पहला ले रखा है, इसका पहला और दूसरा ले रखा है, इसका पहला दूसरा, उसका पहला, ठीक है। इन लोगों को लगा कुछ नाम अच्छा सा बनाते, स्कोर, है ना, इस कारण से किसी किसी के दो दो ले लिए, ठीक है। तो स्कोर फुल फॉर्म, सेबी
कंप्लेन्स रिड्रेस सिस्टम, नाम से काम समझ में आ रहा है क्या? ये एक प्लेटफॉर्म है जिसमें सेबी के पास कंप्लेन आएगी और सेबी उसे रिड्रेस करेगा, मतलब उसे ठीक करेगा। ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। जिनके पास पुरानी बुक है उसमें ओल्ड वर्जन दे रखा है, न्यू बुक में न्यू वर्जन आ गया है ना। तुमने सुना होगा अक्सर कोई भी न्यू वर्जन आता है उसे 2.0 बोल दिया जाता है, 3 पॉइंट है ना, 2.2, तो ऐसे न्यू वर्जन है ना। तो ये 2 पॉइंट तुम लोग की भी मेरे ख्याल से न्यू है, एक बार बता देख लेना, ठीक है। चलो, स्कोर पहले एकदम शॉर्ट में अच्छे प्रेजेंटेशन में ले लो फोटो शोटो, उसके बिना हमारा काम नहीं चलेगा। चलिए करें स्टार्ट। स्कोर एग्जैक्टली है क्या? ये एक जगह है जहां पर सारे के सारे इन्वेस्टर्स है अपनी शिकायत लेकर आएंगे और सेबी उनसे क्या करेगा, डील। चलो, स्कोर एक क्या है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। वापस, स्कोर क्या है, एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म विच हेल्प इन्वेस्टर टू फाइल कंप्लेन। इन्वेस्टर्स की कंप्लेन इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में फाइल की जाती है। रिलेटिंग टू सिक्योरिटी मार्केट विद दी सेबी, सिक्योरिटी मार्केट से रिलेटेड मैटर्स में। किसके अगेंस्ट जा रहे हो भाई? यहाँ पर ये लिस्टेड कंपनी है जो हमारी सुन ही नहीं रहा है। मैं इन्वेस्टर हूँ, रिलायंस कंपनी में पैसा लगाया है और रिलायंस कंपनी मेरी सुन ही नहीं रही है, ठीक है। रिलायंस कंपनी के पास पहले जाऊंगी, बोलूंगी रिलायंस कंपनी दो मेरा बोनस, ठीक है, दो मेरा सर्टिफिकेट, जो भी मैंने उनसे मांगा। और लिस्टेड कंपनी रिलायंस कंपनी ने मुझे मना कर दिया, तो इन्होंने बोला कि भैया चलो स्कोर में कंप्लेन कर दो इनकी, सेबी देख लेगा। तो हम किसके अगेंस्ट जा रहे हैं? लिस्टेड कंपनी के अगेंस्ट जा रहे हैं। क्या बस लिस्टेड कंपनी के अगेंस्ट जा सकते हैं? नहीं, और भी लोग हैं। क्या लिखा है? इंटरमीडियरीज। ये इंटरमीडियरीज बीच के जितने लोग हैं जिनके थ्रू हमारा काम हो रहा है, ये इंटरमीडियरीज हमारे काम नहीं करवा रहे, ये डिले कर रहे हैं। तो यस, हम स्कोर में जाते हैं, सेबी के पास जाते हैं, एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। किसके किसके अगेंस्ट जाते हैं? लिस्टेड कंपनी के अगेंस्ट जाते हैं, सारी सारी इंटरमीडियरीज के अगेंस्ट जाते हैं। ऑल दी कंप्लेन रिसीव बाय दी सेबी, सेबी ही डील करता है इस स्कोर प्लेटफॉर्म में। यहाँ पे कौन कौन से एक्ट से रिलेटेड कंप्लेन आ सकते हैं? पहला एक्ट क्या लिखा? सेबी एक्ट। फिर क्या लिखा है? सेक्रा, देन डिपॉजिटरी, देन कंपनीज एक्ट, देन रूल्स। मतलब सारे मैटर्स यहाँ पे कवर हो जाएंगे। तो स्कोर एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है शिकायत करने का, ये समझ में आ गया। कौन रिजॉल्व कर रहा है तुम्हारी प्रॉब्लम? सेबी। स्कोर के नाम में सेबी लिखी दी है, सेबी कंप्लेन रिड्रेसल सिस्टम। समझ में आ गया? चलो, अब तुम्हारी बुक के प्रेजेंटेशन में आएंगे, आ जाओ। स्कोर का फुल फॉर्म बताया है, ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, इन्वेस्टर की हेल्प करता है टू लॉन्च देयर कंप्लेन, जिसमें उनकी कंप्लेन्स को लॉन्च किया जाता है, मतलब एंटर किया जाता है। अब कंप्लेन किससे रिलेटेड है? सिक्योरिटी मार्केट से रिलेटेड है। ऑनलाइन सेबी के पास जाते हो अगेंस्ट लिस्टेड कंपनी और रजिस्टर्ड इंटरमीडियरीज, ठीक है। इसलिए सभी बोलते हैं भैया मेरे पास रजिस्टर्ड हो जाओ, तुम्हारे अगेंस्ट केस होगा तो हम देख लेंगे। चलिए, ये तो प्रेजेंटेशन मैंने अच्छे प्रेजेंटेशन में तुमको बता दिया। यहां से स्टार्ट करेंगे। ये एक सेंट्रलाइज वेब बेस्ड कंप्लेन है, मतलब अभी आप ऑनलाइन जैसे तुम एमसीए की वेबसाइट देखते हो, ऐसे आप क्या कर सकते हो, इसी की इजीली स्कोर की वेबसाइट में जा सकते हो। आप एक इन्वेस्टर हो तो अपनी कंप्लेन डाल सकते हो। क्या ये बात समझ में आ रही है? चलो, ये एक रिड्रेस सिस्टम है, कब आया था? जून 2011, काफी अब समय हो गया। 2011 में सेबी ने ये इंट्रोड्यूस किया था कि भैया एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होना चाहिए ताकि इजिली कंप्लेन सुनी जा सके। क्या क्या स्कोर के, है ना, यहाँ पे सेलेंट फीचर्स दे रखे। पहला, सेंट्रलाइज डेटाबेस है, सारी कंप्लेन एक जगह इकट्ठा होके आ रही है। ऑनलाइन मूवमेंट्स ऑफ द कंप्लेन टू दी लिस्टेड कंपनी और सेबी रजिस्टर्ड इंटरमीडियरीज। अब स्कोर में कंप्लेन आएगी, ठीक है, अब वो यहां से सीधा लिस्टेड कंपनी के पास चली जाएगी, इंटरमीडियरी से जिससे रिलेटेड है उनके पास ऑटोमेटिकली मूव हो जाती है। ये एक ऑनलाइन अपलोड एक्शन टेकन रिपोर्ट है। अब समझना थोड़ा सा, मैंने स्कोर में कंप्लेन डाली, ठीक है, तो अब वहां से डायरेक्ट डाइवर्ट हो गया, रिलायंस कंपनी के पास वो कंप्लेन चलेगी। तो रिलायंस कंपनी अब क्या करेगी? अपना रिप्लाई देगी। क्या रिप्लाई देगी? एक्शन टेकन रिपोर्ट बोलते हैं कि भैया मैंने बोला कि मुझे मेरा बोनस चाहिए था, मुझे मेरा बोनस अभी तक मिला नहीं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कुछ भी शिकायत हो सकती है, ऐसे बहुत सारी शिकायतें हैं, ठीक है। तो रिलायंस कंपनी से मुझे कुछ चाहिए था, रिलायंस कंपनी ने नहीं दिया, तो अब मैंने स्कोर में डाला, तो वहां से रिलायंस कंपनी ने रिप्लाई किया कि हाँ प्रोसेस में चल रहा है, हाँ मिल जाएगा, 2 दिन में 3 दिन में मिल जाएगा, मतलब कुछ ना कुछ रिप्लाई अब आना चाहिए। तो ऑनलाइन ही वो भी रिप्लाई करेंगे, तो जो उनका रिप्लाई होगा उसे हम बोलेंगे एक्शन टेकन रिपोर्ट बाय द कंसर्न लिस्टेड या फिर जो भी इंटरमीडिएट जिनसे भी रिलेटेड हमारी शिकायत है।
ठीक है, कंटिन्यू। ऑनलाइन व्यू बाय द इन्वेस्टर्स, वो करंट स्टेटस देख लेंगे कि पेंडिंग है, इतने दिन में रिप्लाई आ जाएगा। ठीक है, स्कोर एक वेब बेस्ड है, 24/7 अवेलेबल है, रात में भी आप कंप्लेन कर सकते हो। कंप्लेन एंड रिमाइंडर्स लॉज ऑनलाइन अबव वेबसाइट एट एनी टाइम फ्रॉम दी एनीवेयर, कहीं से भी कर सकते हैं, ऑनलाइन है, जनरल बातें बता रहे। ईमेल जनरेटेड, ठीक है, यहां पे उन्होंने क्या बोलते हैं, इंस्टेंट, तुरंत आपके पास यूनिक एक रजिस्ट्रेशन नंबर, एक नंबर जनरेट हो जाता है यूनिक, कि भैया ये कंप्लेन नंबर तुम्हारा जनरेट हो गया, अगर इसकी कंप्लेन इतने दिन में नहीं आई तो ये आइडेंटिटी नंबर रखना, ताकि इससे पता चल जाएगा कि भैया कहां तक इसका स्टेटस पहुंचा है, तो तुरंत आपको मेल में आ जाता है। कंप्लेन रजिस्ट्रेशन नंबर फॉर द फ्यूचर रेफरेंस एंड ट्रैकिंग, यही वाली बात कह रहे हैं। कंप्लेन फॉरवर्ड ऑनलाइन टू इट्स रिड्रेसर, सारी चीजें ऑनलाइन, तो ये सेलेक्ट फीचर्स बताए। अब यहाँ से जिन जिन की बुक में ये डायरेक्ट दिख रहा है क्या तुम्हारे इसमें, किसी में दिख रहा है, पुरानी बुकों में है, ये गोल्डी में दिख रहा है, बस गोल्डी में, बाकी किसी में नहीं है, तो यस, यहाँ से चीजें टोटली चेंज हो गई है, बीच बीच की चीजें कॉमन है। ठीक है, चेंजेस बहुत ज्यादा कर रखे हैं इन्होंने, तो प्लीज वो हटा देंगे, गोल्डी पूरा कट कर देना। न्यू बुक में आपको ये हेडिंग दिखेगा। ठीक है, आ जाओ, देखेंगे हेडिंग क्या लिखा है, रिड्रेसल ऑफ द इन्वेस्टर ग्रीवेंस थ्रू दी सेबी कंप्लेंट। अब जो कुछ भी ऊपर ये अभी हमने समझा था, ये सेम चीज उन्होंने इस पैरा में बता दिया, तो प्लीज इसे आप खुद से एक बार रीड करना, ये आपके रीडिंग पोर्शन में जाएगा, क्योंकि ये रिपीट है और बोरिंग प्रेजेंटेशन है, तो सेम रिपीटेटिव है, आप पढ़ेंगे। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, आ जाओ, यहां से आप पढ़ना है, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, और ये चेंजेस करके भी लेकर आए हैं। ठीक है, चलिए, क्या लिखा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द डेजिग्नेटेड बॉडी। अब स्कोर प्लेटफॉर्म, थोड़ा बेसिक ब्रीफिंग आपको पता चल गई है क्या है स्कोर, अब थोड़ी सी और डिटेल में हम जा रहे हैं। यहाँ होती है डेजिग्नेटेड बॉडी, अब खुद से सोचो, सभी का बस यही काम रह गया है ना, कि भैया तुम्हारा सर्टिफिकेट, तुम्हारा बोनस, ये सब इतने चिल्लर चिल्लर काम एकदम से नहीं करेगा। ठीक है, तो उसने क्या बना के रखी है, एक डेजिग्नेटेड बॉडी बना के रखी है। कौन है डेजिग्नेटेड बॉडी, अभी जस्ट ओवरव्यू दे रही हूँ, आपकी बुक में इतनी डिटेलिंग नहीं दे रखी है। हु कैन बी डेजिग्नेटेड बॉडी, डिपेंडिंग अपॉन द एंटिटी इन्वॉल्व। इन्होंने कहा कि कुछ डेजिग्नेटेड एंटिटी हमने बना दिया है, जैसे कि एग्जाम्पल दे रही हूँ, स्टॉक एक्सचेंज को बोल दिया तुम हो डेजिग्नेटेड बॉडी, डिपॉजिटरीज तुमको, सेबी किसे भी नोटिफाई कर देगा ये डेजिग्नेटेड बॉडी है। इन डेजिग्नेटेड बॉडी को बोला भैया कुछ चिल्लर छोटे मोटे चिटर पिटर काम आप खुद करो ना। ठीक है, तो अब आ जाओ, अब हम किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पढ़ने वाले हैं, डेजिग्नेटेड बॉडी की। चलिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द डेजिग्नेटेड बॉडी, जो डेजिग्नेटेड बॉडी है वो रिस्पॉन्सिबल है, किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, मॉनिटरिंग हैंडलिंग ग्रीवेंस ऑफ द रिड्रेसल ऑफ द इन्वेस्टर। तो सबसे पहले उसने फिल्टर लगा दिया सेबी ने क्या बोला, डेजिग्नेटेड बॉडी आप मॉनिटर करेंगे, आप हैंडल करेंगे। ठीक है, टेकिंग, क्या लिखा है, नॉन एनफोर्समेंट एक्शन, थोड़ा समझना, अगर मैं एनफोर्समेंट एक्शन बोलूं, ऐसा एक्शन लेंगे, है ना, जो आप पे एनफोर्स किया जाएगा, नॉन बोल दिया मतलब नहीं करेंगे, एक्शन नहीं लेंगे, मतलब हम आपको बस वार्निंग दे रहे हैं। वापस यहाँ पे डेजिग्नेटेड बॉडी क्या करेगी, वार्निंग देगी, एग्जाम्पल देके बता रहे हैं, जैसे कि वो क्या करेगी, इशू करेगी एडवाइजरी, आप कुछ गलत कर रहे हो, इन्वेस्टर को कुछ चाहिए था आपने नहीं दिया, वॉट एवर जो भी उसकी प्रॉब्लम थी आपने उसे रिजॉल्व नहीं किया, तो एकदम से एक्शन नहीं लिया जाता, सबसे पहले आपको वार्निंग दिया जाएगा, सिंपल लैंग्वेज में वार्निंग दिया जाएगा। तो कैसे कैसे दिया जाएगा, आपको एडवाइजरी इशू की जाएगी, एक लेटर, सावधान रहिए, है ना, आप ये गलतियां कर रहे हैं, इस टाइप के लेटर दिए जाएंगे, नॉन रिड्रेसल, कि भैया आप प्रॉब्लम को रिजॉल्व नहीं कर रहे हो, प्लीज आप करो। ठीक है, नहीं बात बनी तो फिर हम कहाँ भेज देंगे, सेबी के पास, और सेबी क्या करेगा, एनफोर्समेंट एक्शन। ठीक है, वापस डेजिग्नेटेड बॉडी की बात हो रही है, डेजिग्नेटेड बॉडी स्टॉक एक्सचेंज, ये सब हो सकते हैं, डिपॉजिटरीज हो सकते हैं। डेजिग्नेटेड बॉडी तुम पहले मॉनिटर करो, तुम हैंडल करो। ठीक है, अगर पहली बार लग रहा है नॉर्मल है तो प्लीज आप उन्हें वार्निंग देके छोड़ दो, अगर वार्निंग देने के बाद भी उनका कोई रिप्लाई नहीं आता तो सेबी को दे दो, और सेबी एनफोर्समेंट एक्शन ले लेगा। कंसेप्ट क्लियर है, चलिए नेक्स्ट आ जाओ। अब यहाँ पे उन्होंने पूरी डिटेल चालू कर दी है, स्कोर की डिटेल, क्या बोला है, सबमिशन ऑफ द कंप्लेन और हैंडलिंग ऑफ द कंप्लेन बाय द एंटिटी। अब ये इन्होंने कुछ नहीं बस बता के रखा है कि भैया आपको स्कोर के पास कब पहुंचना है। ऑल द एंटिटीज जिनकी भी कंप्लेन है स्कोर प्लेटफॉर्म में डाली, चलो तुमने ऑनलाइन डाली, जब भी प्रॉब्लम हुई वहां से रिजॉल्व हो जाना चाहिए कंप्लेन, कितने दिन के अंदर, 21 कैलेंडर डेज ऑफ द रिसीट ऑफ द सच कंप्लेन, मतलब कि स्कोर प्लेटफॉर्म में आपकी प्रॉब्लम कितने दिन में रिजॉल्व हो जाएगी, 21 डेज। ये समझ में आया, वेरी गुड।
कैलेंडर डेज का मतलब क्या है? देखो बहुत सारी जगहों पे फाइनेंशियल ईयर बोला जाता है ना? तो फाइनेंशियल ईयर का मतलब क्या होता है कि आपका 31 मार्च में खत्म हो रहा है। तो इन्होंने कहा कि हम कैलेंडर डेज बस इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि दिसंबर में खत्म हो रहा है, बस, बाकी उसमें कुछ भी और लॉजिक नहीं है। ठीक है, तो 21 कैलेंडर डेज में प्लीज आप इसे खत्म कर देना। कंप्लेन जो भी है ऑटोमेटिकली किसके पास फॉरवर्ड हो जाएगी? कंसर्न एंटिटी थ्रू स्कोर। अभी किस किस के अगेंस्ट जा रहे थे? लिस्टेड कंपनी या फिर इंटरमीडियरीज। आपने स्कोर में डाला और स्कोर में ऑटोमेटिकली वो केस लिस्टेड कंपनी, रिलायंस से रिलेटेड तो रिलायंस के पास चला जाएगा, अडानी कंपनी से रिलेटेड तो अडानी कंपनी के पास चला जाएगा साइमल्टेनियसली। बात समझ में आ रही है? चलो, कंप्लेन अगेंस्ट द एंटिटी साइमल्टेनियसली फॉरवर्ड टू द डेजिग्नेटेड बॉडी। मतलब वो किस किस के पास जाएगा? पहला पॉइंट क्या बोला? कंप्लेन डालना, रिजॉल्व होगा 21 डेज के अंदर। जब तुमने कंप्लेन डाला तो जिसके अगेंस्ट डाला उसको भी मिल जाएगा, और साथ में किसको मिल जाएगा? डेजिग्नेटेड बॉडी को भी, क्योंकि बॉडी भी तो नजर रखेगी कंप्लेन किस टाइप की है। नेक्स्ट, जो डेजिग्नेटेड बॉडी है वो मॉनिटर करेगी कि भैया रिप्लाई आ रहा है कि नहीं आ रहा। मैं अडानी के अगेंस्ट हूं तो अडानी का रिप्लाई आ रहा है कि नहीं आ रहा। एटीआर फुल फॉर्म क्या बताया था एटीआर का? एक्शन टेकन रिपोर्ट। ठीक है, एक्शन टेकन रिपोर्ट सबमिटेड बाय द एंटिटी, वो रिप्लाई कर रही है कि नहीं कर रही है। ठीक, सेबी में कॉन्ग्रेंटली मॉनिटर द ग्रीवेंस, सेबी भी फाइनली देखेगा। बस सेबी ने अपने नीचे डेजिग्नेटेड बॉडी को लगा दिया। तो कितने पॉइंट्स हैं यहाँ पे? 1 2 3 4 5। चलो, पहला पॉइंट क्या बोलता है बताओ? 21 डेज कैलेंडर डेज के अंदर मैटर रिजॉल्व। दूसरा क्या बोलता है? ऑटोमेटिकली फॉरवर्ड हो जाएगी लिस्टेड कंपनी इंटरमीडिएट जिससे रिलेटेड कंप्लेन। तीसरा, साइमल्टेनियसली डेजिग्नेटेड बॉडी को भी। ठीक है, फिर डेजिग्नेटेड बॉडी देखेगा एटीआर आया है कि नहीं आया 21 डेज के अंदर। पांचवा पॉइंट, सेबी भी देखता रहेगा। ठीक है, हाँ, बस काम वो डेजिग्नेटेड बॉडी देख रहा है। अब इन्होंने कहा चलो, पहला रिप्लाई आ गया था। किसका रिप्लाई आ गया? रिलायंस कंपनी का रिप्लाई आ गया कि हम नहीं देंगे, या जो भी मैटर है। मैं खुश नहीं हूं उस डिसीजन से, तो मैं कहा जाऊंगी? कंप्लेन को रिव्यू करवाऊंगी। उससे भी खुश नहीं हूं तो फिर क्या करवाऊंगी? सेकंड रिव्यू। अब तुम्हारी बुक का बस बोरिंग प्रेजेंटेशन है, अच्छी प्रेजेंटेशन में जा रही हो। ठीक है, फिर बताओ यहां तक की स्टेज क्लियर है? क्योंकि प्रोसेस के आगे ही जाएगी। यहां तक प्रोसेस क्लियर है? चलो, तो पहले ले लो फर्स्ट रिव्यू का, पहले ले लो, फिर सेकंड रिव्यू का। और प्लीज यही प्रेजेंटेशन भी आप एग्जाम में लिखोगे, प्रेजेंटेशन यही लिखो तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि एग्जामिनर को थोड़ा सा है ना क्रिस्प लगेगा। दूसरा भी लेना है, सेकंड रिव्यू भी ले लो। नहीं हुआ? चलो पहले सेकंड ले लो। ये सेकंड सबका हो गया है, फर्स्ट में आओ। चलिए वापस से, है ना? पहले बताओ यहां तक की प्रोसेस क्लियर है? स्कोर में गए सबसे पहले, ऑनलाइन वेबसाइट में गए, स्कोर में, जैसे स्कोर में गए कितने दिन में रिजॉल्व होगी प्रॉब्लम? 21 डेज। साथ में तुरंत तुरंत क्या बोल दिया? जिस बंदे को जिसको किया है वहां पे जाएगी, डेजिग्नेटेड बॉडी को जाएगी, डेजिग्नेटेड बॉडी देखेगा 21 डेज के अंदर एटीआर आ रहा है कि नहीं आ रहा, और सभी भी ख्याल रखेगा। चलो, आया रिप्लाई एटीआर। एटीआर का फुल फॉर्म एक्शन टेकन रिपोर्ट। ठीक है, रिप्लाई आया, नहीं है खुश। चलो, इफ इन्वेस्टर इज सेटिस्फाइड, अगर सेटिस्फाइड है विद द कंपनीज रिप्लाई, जिसे टेक्निकली एटीआर बोला जाता है, कंपनी के रिप्लाई से खुश है, तो भैया कंप्लेन क्लोज ना, खत्म। हम तो कह रहे हैं भैया नहीं है खुश, तो अब हम जाएंगे फर्स्ट रिव्यू करवाने। जो ये डिसीजन आया उसको वापस से देखो, फिर से रिव्यू करो। इन्वेस्टर कैन आस्क फॉर द रिव्यू कितने दिन के अंदर? 15 डेज। 15 डेज कहां से? जब भी रिप्लाई आया कंपनी का, जिस दिन रिप्लाई आया वहां से 15 दिन के अंदर भैया बोल दो रिव्यू करवाना है हमें। ठीक है, चलो, इफ रिव्यू इज रिक्वेस्टेड, रिव्यू इज रिक्वेस्टेड, खुश नहीं हो तो हमने रिव्यू एक रिक्वेस्ट किया। दूसरी सिचुएशन, और कंपनी ने 21 डेज के अंदर रिप्लाई नहीं दिया। दो सिचुएशन हो सकती है, वापस वापस वापस, दो सिचुएशन है। या तो रिप्लाई नहीं दिया 21 डेज के अंदर, तो आप जाओगे ना रिव्यू के लिए। ठीक है, या तो इन्होंने क्या बोला कि रिक्वेस्ट किया, या तो आप रिक्वेस्ट करोगे कि हम खुश नहीं है रिप्लाई से, या फिर रिप्लाई आया ही नहीं। दोनों सिचुएशन में क्या होगा? डेजिग्नेटेड बॉडी स्टेप्स इन एंड स्टार्ट फर्स्ट रिव्यू। तो पहला रिव्यू कौन करेगा? डेजिग्नेटेड बॉडी। क्लैरिटी है? कितने दिन के अंदर करेगी? कितने दिन के अंदर करेगी? 15 दिन के अंदर। 15 दिन कहां से? 21 डेज क्या है? मैटर रिजॉल्व हो जाना चाहिए, मैटर रिजॉल्व हो जाना चाहिए। भाविका ने कंप्लेन करी, 21 स्कोर में 21 डेज में रिप्लाई आ जाना चाहिए। ठीक है, 21 डेज के अंदर अगर रिप्लाई नहीं आया तो अब भाविका क्या करेगी? 15 दिन वापस,
भाविका एक इन्वेस्टर है, रिलायंस कंपनी के अगेंस्ट सीएस बनना है तो मॉड्यूल से तो पढ़ना ही पड़ेगा। सीएस दुनिया देता है तीनों लेवल फ्रॉम दी ओनली मॉड्यूल। उसने शिकायत करी, स्कोर में डाला, ऑटोमेटिकली ये कहां चला जाएगा, रिलायंस कंपनी के पास। तो रिप्लाई कौन कर रहा है, एक्शन टेकन रिपोर्ट कौन दे रहा है, कंपनी कंपनी कंपनी, इंटरमीडिएट इंटरमीडिएट इंटरमीडिएट। स्कोर थोड़ी ना कुछ है, स्कोर तो बस एक प्लेटफॉर्म दे रहा है, शिकायत सीधा पहुंच गई है रिलायंस कंपनी। तो 21 डेज के अंदर एटीआर आ जाना चाहिए था, रिप्लाई आ जाना चाहिए। 21 डेज के अंदर रिप्लाई नहीं आया, या तो रिप्लाई आया, हम खुश नहीं है। दोनों केस में भाविका क्या करवाएगी, फर्स्ट रिव्यू। कंसेप्ट क्लियर है। अब फर्स्ट रिव्यू कहां से, 21 डेज। या तो रिप्लाई आ गया, जल्दी भी तो रिप्लाई आ सकता है, जल्दी भी तो रिप्लाई, सिद्धार्थ याद आ गई मुझे इसमें, है ना आया नहीं आज, अच्छा वो अपनी ट्रेनिंग में गए, ठीक है। तो जल्दी रिप्लाई आया तो वहां से 15 दिन, रिप्लाई नहीं आया तो 21 डेज का वेटिंग पीरियड, ठीक है। 21 डेज जहां से खत्म हुए वहां से 15 दिन। क्लियर है। चलो तीसरा पॉइंट क्लियर है, पहले बताओ। अब मैं आती हूं चौथे पॉइंट में, डेजिग्नेटेड बॉडी में आस्क फॉर द क्लैरिफिकेशन। अब जब वो रिव्यू करने जा रहे हैं तो डेजिग्नेटेड बॉडी अब क्या थोड़ी सी मोर इन्फॉर्मेशन मांगेगी, ठीक है, कंपनी से, कि भैया कंपनी तुम्हारे रिप्लाई से खुश तो है नहीं ये, अब जब ये खुश नहीं है तो हमें और थोड़ी डिटेल इन्फॉर्मेशन दीजिए। तो यस, कंपनी मस्ट रिप्लाई विद इन द टाइम, जो भी डेजिग्नेटेड बॉडी उसे टाइम देगा। अच्छा है, टाइम नहीं बताए तो अच्छा है ना, B21 15 दिन याद है ना, ठीक है। आफ्टर, अब वो पूरा रिव्यू करेंगे, डेजिग्नेटेड बॉडी स्टैंड रिवाइज कर सकती है, ठीक है, उस इंफॉर्मेशन के बेसिस में जो भी एक्शन टेकन रिपोर्ट है उसे चेंज कर सकती है टू द इन्वेस्टर। कितने दिन के अंदर, 10 दिन के अंदर। ये 10 दिन क्या है, डेजिग्नेटेड बॉडी सेंड द रिवाइज एटीआर टू द इन्वेस्टर विद इन 10 डेज। जब भी क्लैरिफिकेशन वगैरह किया, वहां से 10 दिन का समय है जब ये पूरा रिजॉल्व करके खत्म करेंगे। तो एक है 21 डेज, दूसरा है 15 दिन, फिर क्या है 10 दिन। 21 डेज में मैटर क्लोज हो जाना चाहिए। नहीं हुआ, या आया, या फिर आया और खुश नहीं है, तो वहां से 15 दिन, और उस 15 दिन में आपको पहुंच जाना है रिव्यू के लिए डेजिग्नेटेड बॉडी के पास। तुम लेट हो गए, 15 दिन के अंदर नहीं आए, तो डेजिग्नेटेड बॉडी भी आपको भाव नहीं देगी। फिर डेजिग्नेटेड बॉडी आगे जब प्रोसीड करेगी तो क्लैरिफिकेशन मांगेगी और 10 दिन में मैटर क्लोज। क्लियर है, पक्का। बढ़ू आगे। फर्स्ट रिव्यू समझ में आ गया, बस बोरिंग तुम्हारा प्रेजेंटेशन है। ये उन्होंने जो मोटे मोटे पैराग्राफ बनाए कंपनी के साइड से, हाँ 10 कैलेंडर डेज रिव्यू जो भी वो सॉर्ट करेगा वहां से, ठीक है। चलो सेकेंड रिव्यू, डेजिग्नेटेड बॉडी ने एक डिसीजन दे दिया, ये जो 10 दिन में आया था ना, ये किसने दिया, डेजिग्नेटेड बॉडी ने सब इंफॉर्मेशन मांग मांग के दिलवा दिया, ठीक। अब वापस समझना, भाविका का एग्जाम्पल लेना। भाविका ने रिलायंस कंपनी को स्कोर प्लेटफॉर्म के थ्रू भेजा, उन्होंने रिप्लाई नहीं किया, ये वाली सिचुएशन है, नहीं रिप्लाई किया, तो अब मैं डेजिग्नेटेड बॉडी फर्स्ट रिव्यू मेरे पास लेके आती है। मैंने फर्स्ट रिव्यू करवाया और 10 दिन के अंदर इसके मैटर को शॉर्ट करवा दिया, ठीक है, पक्का। अब वो मेरे डिसीजन से भी खुश नहीं है, अब सेकंड रिव्यू करने जा रहे हैं। पहले बताओ ये क्लियर है, सेकंड रिव्यू कब हो रहा है, डेजिग्नेटेड बॉडी के भी डिसीजन से खुश नहीं, तो सेकंड रिव्यू, इन्वेस्टर कैन आस्क फॉर दी सेकंड रिव्यू। कितने दिन के अंदर, फिर से 15 दिन। कहां से 15 दिन, जो 10 दिन में मैंने उसको मैटर दे दिया था, खुश नहीं है ना, फिर से 15 दिन। मतलब कि ये बार बार रिव्यू के लिए जाएगी तो इसके पास पहला रिव्यू भी 15 दिन में जाना था और दूसरा रिव्यू भी 15 दिन। पहला रिव्यू 15 दिन कहां से, जब रिप्लाई आया, या फिर रिप्लाई नहीं आया तो 21 डेज खत्म हुआ। ये जो रिप्लाई है ना, ये मैंने डेजिग्नेटेड बॉडी ने दिया है, तो यहां से ये 15 दिन के अंदर जाएगी। कहां जाएगी, अभी रुक जाओ, पहले बताओ। 15 दिन के अंदर सेकंड रिव्यू के लिए अप्लाई करेगी, समझ में आ गया। इफ द इन्वेस्टर इज सेटिस्फाइड, या फिर नॉट आस्क फॉर द 15 डेज, या तो वो सेटिस्फाइड है, ये 15 दिन के अंदर वो नहीं आता, तो मैटर क्या हो जाएगा, स्कोर में क्लोज हो जाएगा। इफ इन्वेस्टर इज स्टिल नॉट सेटिस्फाइड, या डेजिग्नेटेड बॉडी 10 दिन के अंदर, उसी वाली सिचुएशन में, या तो मैं 10 दिन के अंदर कुछ ना कुछ उसको रिप्लाई दे देती हूँ, कौन सा 10 दिन जो यहाँ पड़ा था, या मैं भी तो डिले हो सकती हूँ, ठीक है। अगर मैं डिले हो गई तो भाविका परेशान होकर सेकंड रिव्यू के लिए जा सकती, किसके पास, सेबी के पास। तो सेकंड रिव्यू किसके पास हो रहा है, सेबी के पास हो रहा है, ठीक है। सेबी में आस्क सेम प्रोसेस, सेबी क्लैरिफिकेशन मांगेगी कंपनी से, डेजिग्नेटेड बॉडी से, सेबी जो टाइमलाइन देगी उस टाइमलाइन में उनको रिस्पॉन्स करना है, और फाइनल क्लोजर, कंप्लेन जो भी ट्रीट है क्लोज ओनली सेबी, सेबी अब इसे फाइनली क्लोज करेगा सारी बातें सुनकर, ठीक है। जस्ट सबमिटिंग एटीआर इज नॉट सफिशिएंट, सामने वाला अगर खुश नहीं है तो भी सेकंड रिव्यू के लिए जा सकता है। अब पूरा का पूरा सिस्टम समझो।
पहले हम आगे स्कोर में, पहले बताओ यहां तक पहले क्लियर है, स्कोर में आगे ये हमारी भाविका, ठीक है, स्कोर में जाती है, किसके अगेंस्ट जाती है, रिलायंस कंपनी के अगेंस्ट जाती है, ठीक है, रिलायंस लिमिटेड के अगेंस्ट जाती है। रिलायंस लिमिटेड को रिप्लाई करना है कितने दिन के अंदर, 21 डेज। अब इस रिप्लाई को टेक्निकली क्या बोला जाता है, ATR, डन। 21 डेज के अंदर ATR रिप्लाई आ जाना चाहिए। अब मैं कह रही हूं ATR का रिप्लाई नहीं आया, या फिर रिप्लाई आया ये खुश नहीं है, तो अब ये कहां जाएगी, ये जाएगी, सब स्कोर के थ्रू ही हो रहा है। स्कोर में उसने अपने बोला भैया फर्स्ट रिव्यू करो, फर्स्ट रिव्यू करेगी। फर्स्ट रिव्यू कहां जाएगा, डेजिग्नेटेड बॉडी, गुड। ये कितने दिन के अंदर गई, 15 कैलेंडर डेज हो गया, मैं गई कहा, डेजिग्नेटेड बॉडी के पास, ठीक है। अब डेजिग्नेटेड बॉडी रिलायंस कंपनी से बात करेगा और बात करके मैटर को खत्म करेगा कितने दिन के अंदर, 10 दिन के अंदर। ये 15 दिन, ये 21 दिन और ये 10 दिन, यहां तक क्लियर है, पहले बताओ। अब जब ये 10 दिन के अंदर मैटर सॉल्व हो गया तो गुड है ना। अब दो सिचुएशन है, भाविका या तो खुश है मेरे डिसीजन से, या तो 10 दिन के अंदर मैंने रिप्लाई भी नहीं किया, ये भी सिचुएशन। तो अब ये भाविका फिर जाएगी कहा, सेकेंड रिव्यू के लिए, कहा जाएगी, सेबी के पास, ठीक है। सेबी के पास जब गई तो सेबी ने सेम सारा वही क्लैरिफिकेशन ये सब मांगा, और उसमें अब कोई टाइमलाइन नहीं है। खुश होते हैं तो ठीक, नहीं होते नहीं होते, सेबी अब लास्ट आखिरी बॉडी है, क्योंकि यही तो मैटर आपको रिजॉल्व कर देगी। स्कोर में फिर बातें खत्म हो जाएंगी। फिर भी खुश नहीं है तो भैया दूसरे तरीके है ना, सैट वैट फिर जाएंगे अब थोड़ा और लंबा। स्कोर में बातें यही, सेबी लास्ट ऑप्शन, ठीक है तनिष बेटा, है ना। बिल्कुल नींद की दुनिया में जाने वाले हैं हम बस, है ना। हाँ, पहले 21, फिर 15, फिर 10 दिन, ठीक। क्लैरिटी है, पहले बताओ। ये है आपकी बुक का प्रेजेंटेशन, ठीक। चलो अब फर्स्ट रिव्यू सेकंड रिव्यू समझ में आया, पूरी कंप्लीट प्रोसेस है। नेक्स्ट सेटिंग क्या बोला है इन्होंने, एक्शन फॉर फेलियर रिड्रेस इन्वेस्टर कंप्लेन बाय द लिस्टेड कंपनी। अब डेजिग्नेटेड स्टॉक एक्सचेंज समझो, ये कितने पॉइंट्स, 1 2 3 4 5, ठीक है। ये जो पॉइंट है 5, इनको पहले शॉर्ट में बता रही हूँ। इसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, नीचे जो पॉइंट दे रखे ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पहले ये स्टार्टिंग के 5-6 पॉइंट जो है चिल्लर, उसको पहले पढ़ेंगे। हेडिंग क्या लिखिए बताओ, एक्शन फॉर नॉट रिजॉल्विंग इन्वेस्टर कंप्लेन। अब ऊपर जितनी भी कंप्लेन है ना, उस कंप्लेन का कोई भी अगर रिप्लाई सही नहीं है तो हम क्या क्या एक्शन ले सकते हैं। इफ लिस्टेड कंपनी डज नॉट रिजॉल्व इन्वेस्टर कंप्लेन, तो डेजिग्नेटेड स्टॉक एक्सचेंज, डेजिग्नेटेड स्टॉक एक्सचेंज जो भी स्टॉक एक्सचेंज है जहां आप लिस्ट थे, रिलायंस कंपनी रिप्लाई नहीं दे रही ना सही से, रिलायंस कंपनी ही वो दिक्कत कर रही है ना, तो रिलायंस कंपनी में फाइन लगाएगा बॉम्बे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। क्या ये बात समझ में आ रही है, कितना फाइन लगाएगा, 1000 रुपीज पर डे और पर कंप्लेन। एक शेयर होल्डर थोड़ी ना कर रहे हैं, भर भर के हो सकता है बहुत सारे शेयर होल्डर को दिक्कत हो, तो पर डे, पर डे। अब वो ड्यूरेशन वैसे तो कम है, लेकिन क्योंकि हमें मालूम है कि रिलायंस कंपनी में 2-4 शेयर होल्डर तो है नहीं, लाखों शेयर होल्डर्स होते हैं, तो अगर लाखों कंप्लेन आ गई एक जैसी, इसका भी डिविडेंड प्रॉब्लम, इसका भी डिविडेंड, इसका भी डिविडेंड, इसका भी डिविडेंड, बहुत सारे लोगों को डिविडेंड नहीं दिया ना, तो पर कंप्लेन पर डे के हिसाब से लंबा फंसा, ठीक है। फिर भी कम है रिलायंस कंपनी, चलो छोटी कंपनी के भी तो अगेंस्ट हो सकता है, ठीक है। आ जाओ, रिलायंस को तो सच में कोई फर्क नहीं पड़ता है। सेंड अ नोटिस, ठीक है, आस्किंग दी कंपनी, डेजिग्नेटेड स्टॉक एक्सचेंज फाइन लगाएगा और नोटिस भेजेगा, और क्या बोलेगा, रिप्लाई क्यों नहीं देता है भाई, एटीआर दे स्कोर में, ठीक है, और फाइन भी दे 15 दिन के अंदर। स्टिल नॉट डन, है ना, फाइन भी देने का और रिप्लाई भी देने का। 15 दिन के अंदर भैया आप नहीं कर रहे हो, इश्यू नोटिस टू किसको, प्रमोटर, प्रमोटर को पकड़ा जाएगा, भैया तुम ही हो करता धरता। इफ इवन आफ्टर द कंपनी डज नॉट कंप्लाई, प्रमोटर के बाद, अब प्रमोटर तू तो गया काम से, क्या करेंगे इसका, इसके डीमैट अकाउंट को और इसकी शेयर होल्डिंग को क्या कर देंगे, फ्रीज कर देंगे, फ्रोजन, है ना, फ्रीज कर दे, मतलब अब आप ट्रेड नहीं करोगे, डीमैट अकाउंट में कोई ट्रांजेक्शन नहीं होगी, मतलब तुम खरीद बेच ही नहीं पाओगे।
अब प्रमोटर तुम्हें तो अब कुछ करना पड़ेगा, ठीक है। प्रमोटर को बार बार बोला, कंपनी को बोला, प्रमोटर को अलग से बोला, नहीं सुन रहा है, तो प्रमोटर की डीमैट अकाउंट को भैया फ्रीज कर दिया जाएगा, अब तुम कोई ट्रांजेक्शन नहीं कर पाओगे। हाँ, ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज करेगा रिलायंस कंपनी के लिए, ठीक है। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज रिलायंस कंपनी के अगेंस्ट क्या क्या एक्शन ले सकता है हम ये पढ़ रहे हैं। हेडिंग वापस से, एक्शन नॉट रिजॉल्विंग द इन्वेस्टर कंप्लेन। अगर इन्वेस्टर देखो वापस, स्टॉक एक्सचेंज को डेजिग्नेटेड बॉडी बना दिया। ऊपर हमने पढ़ा था ना कि सेबी ने क्या बोला, डेजिग्नेटेड बॉडी तुम काम करो, लेकिन पैरेलली सेबी नजर तो रख रहा है, तो ये काम डेजिग्नेटेड बॉडी को दे दिया, दैट वाज स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है सेबी के अंडर में, ठीक। चलो, डेजिग्नेटेड स्टॉक एक्सचेंज कैन टेक एनी अदर स्ट्रिक्ट एक्शन जो उनको ठीक ठाक लगे। पहले बताओ, ये 4 बातें समझ में आ गई, 4-5 बातें, ये जनरल बातें थी कि क्या किया जाएगा। लेकिन अब आ जाओ, वेरी 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 इंपॉर्टेंट मैटर, पूरी एक लंबी लिस्ट दे रखी है, ठीक है। लिख लो, फटाफट लिख लो। जो लंबी लिस्ट दे रखी है उसका एक बार हेडिंग बस देखो, हेडिंग क्या बोलता है। लिख लिया क्या? बस ये ध्यान रखना, अगर नॉन कंप्लाइंसेस कंटिन्यू रहेगा तो डेजिग्नेटेड बॉडी को बोला भैया देख लेना, संभल लेना, ठीक। चलो, अब हेडिंग क्या है ये समझो। प्रोसीजर जो एक्शन हमने पढ़ा ऊपर, मेंशन अबव शेल ओनली बी एप्लीकेबल फॉर दी, नीचे कुछ कैटेगरीज दे रखी है, कैटेगरीज ऑफ द कंप्लेंट। नीचे एक टाइप की कैटेगरीज दे रखी है, जितने भी एक्शन जो हमने पढ़ा ना, फाइन वाइन ये सब लगा देंगे, ये किसके लिए हो रहे हैं, इन मैटर्स के लिए हो रहे हैं। रिलायंस कंपनी, रिलायंस कंपनी का अगेंस्ट बॉम्बे स्टॉक, मेरा एग्जांपल ये है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो कंप्लेन है ना, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जिन कंप्लेन में एक्शन लेगा वो ये है, रिलायंस कंपनी ने क्या क्या नहीं किया। नॉन अपडेशन ऑफ द एड्रेस सिग्नेचर ऑफ द करेक्शन, भैया इन्वेस्टर थक गया बोल बोलकर रिलायंस को कि भैया मेरे एड्रेस को अपडेट कर लो, मेरे सिग्नेचर को अपडेट कर लो, मुझे बोनस नहीं मिला, क्या लिखा है, मुझे डिविडेंड नहीं मिला है, मुझे डुप्लीकेट डेट सिक्योरिटी चाहिए, मतलब जो ओरिजिनल थी वो खत्म हो गई, खराब हो गई, वट एवर सिचुएशन, ठीक है। पुराने जैसे फटे नोट होते हैं ना, नया मांग रहे हो, वैसे ही पुराना शेयर सर्टिफिकेट दे दो, डुप्लीकेट मंगवाओ, नहीं दे रहा है। नॉन रिसिप्ट ऑफ द डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट, यहाँ डेट की बात हो रही थी, यहाँ शेयर्स की बात हो रही है। नॉन रिसिप्ट ऑफ द, क्या लिखा है, क्या है, फ्रैक्शनल एंटाइटलमेंट। सही सोच रहे हो, लेकिन ये कंपनी करती है। फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे पास 10,000 है, तुम्हारे पास 5-6 हजार, तुम्हारे पास 1 लाख है, तुम्हारे पास 2 लाख है। मेरी कंपनी ने ट्राई किया तुम्हें बोनस शेयर्स देने का। बोनस शेयर्स मैंने कहा प्रोपोर्शनेट बेसिस में, मैंने कहा सबको क्या मिलेगा, जितने भी जिसके पास उसका 50% मिलेगा, ठीक है। अब किसी के पास 5 शेयर थे तो उसको 2.5 मिला, ठीक है। 5 शेयर इज ओके, ये 2.5 शेयर कहां से हो गया, तो 2.5 शेयर में क्या होता है, 2 शेयर दिए जाएंगे और जो आधा है उसको कैश फॉर्म में दिया जाएगा। अब 2 शेयर तो दे दिए, वो आधे के लिए महीने भर से घूम रहा है इन्वेस्टर, भाई वो कैश दे दो, कैश दे दो, कैश दे दो। तो यहाँ पे बस उन्होंने बोला है कुछ फ्रैक्शनल एंटाइटलमेंट होते हैं, जो चीजें फ्रैक्शनल फॉर्म में मिल जाती है तो उनको भी ना एडजस्ट करना पड़ता है, तो वो एडजस्टमेंट हुआ नहीं है और इन्वेस्टर अभी परेशान है। तो ऐसी कंप्लेन्स है, तो प्लीज इन कंप्लेन्स के लिए अगर कंपनी रिस्पॉन्स नहीं कर रही है तो ऊपर जो भी हमने ये सब पढ़ा वो इन मैटर्स के लिए पढ़ा है, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट, और क्या मैटर है, नॉन रिसिप्ट, क्या डिविडेंड देने में अगर समय लगता है तो इंटरेस्ट देना पड़ता है, इंटरेस्ट नहीं दे रहे हो, डिविडेंड दे दी लेकिन इंटरेस्ट का अमाउंट रह गया। नॉन रिसिप्ट ऑफ द इंटरेस्ट, किसमें, डिले पेमेंट ऑफ द डेट सिक्योरिटीज का इंटरेस्ट डिले किया। नॉन रिसिप्ट ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द डिले रिडम्पशन वाला। नॉन रिसिप्ट ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द डिले इन रिफंड वाला। जैसे फॉर एग्जाम्पल 90% सब्सक्राइब होना चाहिए, नहीं हुआ, पूरा रिफंड करना पड़ेगा, 8 दिन तक रिफंड करना पड़ता है, और 9th डे से क्या लगता है, इंटरेस्ट 15% का, याद आ रहा है। तो ये सारी इंटरेस्ट में आप डिले कर रहे हो, ठीक है। नॉन रिसिप्ट ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द सिक्योरिटी, नॉन रिसिप्ट रिडम्पशन अमाउंट, नॉन रिसिप्ट ऑफ रिफंड, पब्लिक या राइट इशू, नॉन रिसिप्ट ऑफ द राइट इशू, सिक्योरिटी कन्वर्जन एंडोर्समेंट, नॉन रिसिप्ट ऑफ द सिक्योरिटी आफ्टर ट्रांसफर। समझ में आ रही है सारी चीजें। पब्लिक राइट इशू नहीं दिया आपने, शेयर्स को कन्वर्ट करके नहीं दिया, सामने वाले ने बोला था भैया स्प्लिट कर दो, क्या बोला था, कंसोलिडेट करने को बोल दिया, एंडोर्समेंट ट्रांसफर करने को बोला था, आप इन सब में डिले हो रहे हो, दे नहीं रहे हो। शेयर ट्रांसफर एजेंट, सॉरी शेयर ट्रांसफर, आपको ना ट्रांसफर करके दूसरे वाले को जो देना होता है तो वो उसको नहीं मिला है। नॉन रिसीव शेयर ट्रांसफर, ट्रांसमिशन लिखा है, ट्रांसफर और ट्रांसमिशन में डिफरेंस, गुड। ट्रांसफर दो जिंदा लोग आपस में बेचे, ट्रांसमिशन डेथ होती है तो जो होता है, इसको बोल सकते बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ,
ठीक है, चलो। नॉन रिसिप्ट ऑफ द शेयर इन पब्लिक राइट इशू, नॉन रिसिप्ट ऑफ द डिले डिस्पैच, क्रेडिट ऑफ द सिक्योरिटी, रिसिप्ट ऑफ द रिफंड डिविडेंड, रिसिप्ट ऑफ द शेयर फिजिकल मोड अगर आप मांग रहे हो, इलेक्ट्रॉनिक, डिमैट, रिमैट, कंप्लेन, एनी अदर। ये हाँ, डीमैट समझते हो? डीमटेरियलाइजेशन, डीमटेरियलाइजेशन का मतलब बताओ? इलेक्ट्रॉनिक से फिजिकल से इलेक्ट्रॉनिक, रिमैट ऑपोजिट। मेरे शेयर्स रिलायंस कंपनी के इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, मैं उनको क्या कर रही हूँ, फिजिकल फॉर्म में लेके आ रही हूँ, तो मेरे डीमैट अकाउंट में अब नहीं दिखेंगे। ठीक है, दैट वाज रीमैट। डन, क्लैरिटी है? होता है, मैंने कहा ना, हम फिजिकल सर्टिफिकेट तो मांग सकते हैं ना। अगर फिजिकल सर्टिफिकेट मांगेंगे तो डीमैट में दिखेंगे थोड़ी ना। इट वॉज लाइक अ कैश, अकाउंट में 10 लाख रखे, 1 लाख निकाल लिया अगर कैश, बस फ्रेम करना है, ऐसे ऐसे फ्रेम करना है जैसे हमारी फोटो लगी ना। कोई काम नहीं आज की डेट में, संभाल के रखना है। किसी को रहता है कि नहीं यार कलेक्शन है ना, वैसा टाइप का। अब कुछ यूज नहीं है सच बताऊं तो। ठीक है, अब वो बातें पुरानी है। ठीक है, चलो ठीक है, इधर ही रहो, इधर ही रहो, है ना, भावुक हो जाते हैं। हेडिंग क्या लिखा है? पूरा रिपीट कंक्लूजन, पूरा रिपीट कंक्लूजन। आओ पहले इसका लो। अब तो कंप्लेन करना सीख गए हो ना तुम लोग, कर सकते हो ना कंप्लेन? पक्का? इतना डिटेल में अगर बताएंगे तो आज ही जाके कंप्लेन करना, पहले इन्वेस्टर बनना। जबरदस्ती की कंप्लेन करेंगे अपन, ठीक है। जनरल प्रोविजन फॉर द इन्वेस्टिगेशन रिड्रेसल, पहला पहला स्टेप, पहला स्टेप क्या है? फर्स्ट कंप्लेन कहां जानी चाहिए भाई? पहले रिलायंस कंपनी से बोलो ना, दे दो, क्या पता दे दे। जब परेशान हो तो स्कोर में जाने का। ठीक है, जैसे आपका आईसीएसआई है, कुछ काम करना है तो डायरेक्ट पहले फोन करके पूछ लो। अगर कुछ रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है तो फिर कंप्लेन जनरेट करते हैं, मालूम है ना, मेल के थ्रू कंप्लेन प्रॉपर ठीक किया जाता है। फर्स्ट कंप्लेन टू कंपनी इंटरमीडिएट डायरेक्ट जाओ। ठीक है, इफ नॉट रिजॉल्व तो स्कोर में आने का। ठीक, स्कोर में जब आप रजिस्ट्रेशन करने आओगे तो क्या क्या लगेगा, प्लीज नाम बता देना, पैन, ईमेल, कॉन्टेक्ट नंबर बताना। ठीक, टाइमलाइन क्या बोला है? कंप्लेन जिस दिन आपके साथ गलत हुआ, ठीक है, कब तक है तुम्हारे पास स्कोप स्कोर में जाने का? 1 साल फ्रॉम द डेट ऑफ प्रॉब्लम अकर्ड। ठीक है, जनवरी में प्रॉब्लम हुई, आप 31 दिसंबर तक जा सकते हैं, यस और नो? आपका मन क्या, हम मार्च में जाएंगे, ठीक है, नहीं आपका मन किया 25 फेब में जाएंगे। ठीक है, अगर तुम 25 फरवरी में जाते हो, ठीक, तो वहां से 21 डेज, जिस दिन जाओगे वहां से 21 दिन के अंदर मैटर रिजॉल्व कर देंगे वो, तो प्लीज जल्दी जाओ, क्योंकि वो कितनी जल्दी जल्दी मैटर तुम्हारा रिजॉल्व कर रहे हो। ठीक है, तो 25 फेब को जा रहे हो या फिर 25 कहाँ जा रहे हो? अगस्त को भी जा सकते हो, दोनों ऑप्शन है तुम्हारे पास। ठीक है, अगस्त ए अभी हद हो गई। चलो, कुल मिला के 1 साल याद रखोगे। 1 साल क्या है? मैटर जब भी दिक्कत हुई है आपके साथ, आपको रिजॉल्व करना है, तो स्कोर में आपके पास 1 साल तक का समय है, क्योंकि 1 साल के बाद स्कोर भी फिर ध्यान नहीं देगा। ठीक, चलो। वेन स्कोर को एन बी यूज, कब कब? कंपनी रिजेक्ट, कंपनी के पास गए थे, कंपनी ने रिजेक्ट कर दिया, कंपनी बात ही नहीं कर रही हमसे, बात किया लेकिन हम खुश नहीं है, वो कह रहे नहीं मिलेगा, ऐसे कैसे नहीं मिलेगा, मिलना चाहिए, स्कोर में जाएंगे। ठीक है, लेट अगर कंप्लेन करी आफ्टर 1 ईयर से भी बोलेगा भग जाओ यहां से, मैं नहीं सुनूंगा। ठीक है, तो ये यहाँ, सॉरी, यहां तक चीजें समझ में आई? इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। हेडिंग बस पढ़ो और प्लीज उसे थोड़ा सा हाईलाइट करेंगे। जो चीजें मैं इंपॉर्टेंट बता रही हूँ, ये इन्होंने जो छुपा छुपा के लिखा है, इसे थोड़ा हाईलाइट फॉर्म में रखेंगे। ऊपर वाला हाईलाइटर समझ में आ गया है ना? अब एक ये वाला हेडिंग बस रीड करो, मुझे बताओ क्या लिखा है। स्कोर 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 पॉइंट याद होने चाहिए। स्कोर इन मैटर में डील नहीं करेगा। तुम खुद से सोचो, कुछ बहुत ही अजीबो गरीब आपकी रिक्वेस्ट होगी, ठीक है, अच्छा प्रेजेंटेशन, स्कोर की ये हेडिंग्स है, स्कोर किन किन में डील नहीं करेगा। हाँ, यही 7 पॉइंट्स है, 1 2 3 4 5 6 7। चलो, पहला प्रॉब्लम जो स्कोर डील नहीं करेगा, पहला क्या लिखा है? मैटर किससे रिलेटेड है? लिस्टेड अनलिस्टेड से। आप लिस्ट होना चाहते हो, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिस्टिंग से मना कर रहे हैं, स्कोर ने बोला सुनो, जब लिस्ट हो जाओगे ना
तब तुम एलिजिबल हो गए यहाँ पर शिकायत करने के लिए, ठीक है। अभी तुम लिस्टिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम मेरे पास मत लेके आओ, क्योंकि लिस्टिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम हम सैट में जाएंगे ना, याद करो। अगर 15 दिन के अंदर, याद आ रहा है तुम्हें, सेक्रा चैप्टर, सैट के पास जाके शिकायत करना है, तो बोला भैया लिस्टिंग और डीलिस्टिंग की प्रॉब्लम तो हमने कहीं और दे रखी ना डिटेल में, तो प्लीज मैं लिस्टिंग डीलिस्टिंग की प्रॉब्लम नहीं दूंगा, एक्सेप्ट कंप्लेन सिक्योरिटीज की वैल्यूएशन से रिलेटेड अगर होगा मैटर, वैल्यूएशन मतलब कि इस शेयर्स की क्या वैल्यू होनी चाहिए, तो स्कोर देखेगा, अदरवाइज नहीं। वापस स्कोर क्या नहीं देखेगा, लिस्टेड और अनलिस्टेड। ये मैटर बहुत हेवी होते हैं, ये मैटर बहुत बड़े होते हैं, स्कोर तो छोटे मोटी चीजों के लिए बनाया गया है, ठीक है। तो अगर इन्वेस्टर की कंप्लेन लिस्टेड से रिलेटेड है तो ठीक है, इन्वेस्टर बोल रहे कि भैया हमारी कंपनी को इन्होंने लिस्ट नहीं किया, तो उन्होंने कहा कि भैया ये रूट नहीं है, मतलब करना नहीं चाहिए, तुम कंपनी को ही करना चाहिए ना ये मैटर। ये हमने क्या देख लिया था, ये सारी जो है केसेस स्कोर में, संपूर्ण बेटा अब थोड़ी देर से है ना, ये सब डील्स नहीं किए जाते। पहला पॉइंट क्या बोला, अनलिस्टेड और डीलिस्टेड सिक्योरिटी। दूसरा क्या लिखा, मैटर ऑलरेडी इन दी, और ओडीआर फुल फॉर्म ऑनलाइन, अब ये आईपैड के नखरे मत टेंशन लो, ओडीआर का फुल फॉर्म ऑनलाइन डिस्प्यूट, याद रहेगा। स्कोर का फुल फॉर्म सेबी कंप्लेन रिड्रेस सिस्टम, ठीक है। चलो वापस, ओडीआर का फुल फॉर्म ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, ठीक। चलो यहां इन्होंने कहा यार केस तो ऑलरेडी चालू हो चुका है कहीं ना कहीं चल रहा है, कोर्ट में चल रहा है, या फिर कहीं ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन तुम्हारा है, तो पेंडिंग है किसी कोर्ट में या क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी। क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी मतलब सैट वैट ये सब आ जाता है ना, एनसीएलटी सैट ये सब की बात हो रही है। तो भाई तुम्हारा मैटर ऑलरेडी चल रहा है, तो आप 10 अपने केस क्यों डाल रहे हो, ठीक। क्योंकि सबके डिसीजंस डिफर कर सकते हैं, कंफ्यूजन हो सकती है। मैटर अंडर द अदर रेगुलेटर, आपका केस हमारे अंडर नहीं आता, आपके लिए थोड़े से दूसरे रेगुलेटर्स है, जैसे कि बैंक का है तो भैया आरबीआई देखेगा, आईआरडीए पेंशन फंड हो गया, सीसीआई क्या कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया एंड अदर मिनिस्ट्रीज। कुल मिलाकर आपका मैटर इन रेगुलेटर से रिलेटेड है, तो इनके लिए बड़ी अथॉरिटी कोई और है, तो जो वो बोलेंगे वो फाइनल होगी। तो यहाँ इन्होंने बोला कि ये मैटर हमारे इसमें नहीं आएंगे, ये मैटर किसी और एरिया के। पहला पॉइंट लिस्टेड अनलिस्टेड से रिलेटेड नहीं। दूसरा कोर्ट में पेंडिंग है या फिर कहीं ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन चल रहा है आपका। तीसरा पॉइंट क्या बोला, जो अलग रेगुलेटर्स हैं वो। देन कंपनी अंडर फुल फॉर्म इंसॉल्वेंसी बैंकरप्टी कोड। भैया आपकी मरने वाली हालत है, आपके लिए बचाने के लिए एक अलग से कोड लगा हुआ है, और आप हो इन्वेस्टर कंप्लेन कर रहे हो, रुको जरा, आईसीयू में है, ठीक है, ठीक हो जाने दो, ठीक हो जाएंगे तब आपके केस को देख लेंगे, ठीक है। तो जब तक हालत खराब है आपके केसेस नहीं लेंगे। चलिए ये क्या लिखा है, स्ट्रक ऑफ, इसे स्ट्राइक ऑफ भी बोलते हैं, है ना। क्या है स्ट्राइक ऑफ, रिमूव, बिल्कुल सही। कंपनी रिमूव हो रही है, कंपनी बहुत समय से कुछ काम ही नहीं कर रही है, हमने बहुत मौके दिए, तो अब कंपनी फाइनली रिमूव, या फिर क्या है, कंपनी वैनिशिंग, ठीक है, डोरमैट होने के बाद। गुड। कंपनी आरओसी के रजिस्टर से रिमूव, एमसीए के रजिस्टर में वैनिश हो रही है, तो भैया इससे रिलेटेड मैटर इन्वेस्टर इधर मत आओ, उनके केसेस अलग तरीके से। नेक्स्ट, कंपनी क्या हो रही है, लिक्विडेट। अब तुम नोटिस करो, आईबीसी, स्ट्राइक ऑफ, लिक्विडेशन, तीनों केस एक जैसे तो है। आईबीसी में खत्म होने की हालत में, लेकिन अभी हम ट्राई कर रहे हैं बचाने का, ठीक है। स्ट्राइक ऑफ पूरी खत्म हो गई है, लिक्विडेशन खत्म, पहले लिक्विडेशन होता है फिर उसके बाद स्ट्राइक ऑफ होता है। लिक्विडेशन इज प्रोसेस, कंपनी के एक एक एसेट बेच रहे हैं, इसके बाद स्ट्राइक ऑफ ही होगी। तो तुम जब ये प्रोसेस चल रहे तब इन्वेस्टर इधर मत आओ, ठीक है। जब स्ट्राइक ऑफ हो रही है तो मत आओ, आईबीसी में चल रही मत आओ, क्योंकि इनके मैटर्स थोड़े से जो कोड में लिखे, जो एक्ट में लिखे वैसे डील किए जाएंगे, उनके लिए स्कोर सही प्लेटफॉर्म नहीं है। नेक्स्ट, मार्केट क्या लिखा है, इंटेलिजेंस, या फिर क्या लिखा है, विसल इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन गिवन टू सेबी अबाउट द लॉ वायलेशन, नॉट पर्सनल ग्रीवेंस। इन्होंने क्या बोला, जो मैटर्स, लास्ट वाला पॉइंट,
complaints which are in the nature of the market intelligence information given to SEBI regarding the violation of any provision of this। कुछ ऐसे हैं जो मार्केट इंटेलिजेंट पे बेस्ड है, सेबी को ऐसी कुछ इंफॉर्मेशन मिली है, उससे रिलेटेड अगर है तो सेबी ने कहा कि मैं थोड़ी इसकी डील अलग तरीके से करूंगा, यहां वो नहीं देखे जाएंगे। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है 7, प्लीज इन्हें याद रखना, ठीक है। नीचे अब वही छोटी मोटी बातें, ये छोटी मोटी बातें बस अच्छे प्रेजेंटेशन में। इफ नो डेजिग्नेटेड बॉडी एग्जिस्ट, हमने यहां पर बोल दिया है डेजिग्नेटेड बॉडी है, ठीक है। डेजिग्नेटेड बॉडी के एग्जाम्पल दो, स्टॉक एक्सचेंज, डिपॉजिटरी, ये सब, ठीक है। डेजिग्नेटेड बॉडी है, लेकिन स्टिल किसी अथॉरिटी, किसी सिचुएशन के लिए डेजिग्नेटेड अथॉरिटी नहीं है, तो सेबी क्या बोला, मैं ही फिर फर्स्ट रिव्यू करूंगा। वैसे तो फर्स्ट रिव्यू कौन करता है, डेजिग्नेटेड। सेकंड रिव्यू कौन करता है, सेबी। डेजिग्नेटेड अथॉरिटी उस मैटर के लिए नहीं है तो सेबी फर्स्ट रिव्यू। इफ इन्वेस्टर इज नॉट सेटिस्फाइड तो प्लीज रीजन फॉर द डिससेटिस्फैक्शन विद द एटीआर फाइल आस्किंग द रिव्यू, जब वो रिव्यू के लिए आएगा, जनरल बातें कर रहे हैं जो हम पढ़ चुके हैं, तो प्लीज वो रीजन के साथ आएगा। स्कोर इज ओनली अ हेल्प एंड कोऑर्डिनेशन प्लेटफॉर्म, ये छोटे मोटे मैटर्स के लिए है, इट डज नॉट गाइड द जजमेंट और कोई लीगल राइट मिल जाएगा इससे नहीं, इसलिए बड़े केसेस को उन्होंने अलग तरीके से हैंडल किया। कॉम्प्लेक्स डिस्प्यूट के लिए उन्होंने कहा भैया ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन में जाओ, कोर्ट, कंज्यूमर फोरम, अलग अलग सिस्टम्स बने हुए, ठीक है। तो प्लीज दूसरे और प्लेटफॉर्म है उसे यूज करो, ये बस थोड़े से इजी गोइंग मैटर्स हैं जिसमें कंपनी रिस्पॉन्स नहीं कर रही है तो हम स्कोर में लेकर आ रहे हैं। इन्वेस्टर कैन गो कहा, ओडीआई का फुल फॉर्म ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, या फिर कोर्ट एनी टाइम इफ दे सो while the complaint pending score the complaint will be closed। क्या बोलना चाह रहा है, पढ़ो ये वाला पॉइंट, आप बताओगे। इन्होंने साफ बोला स्कोर में अगर पेंडिंग है और आप वहां गए हो तो स्कोर में हम केस को बंद कर देंगे, क्योंकि स्कोर में ऊपर हमने पढ़ा था ना किन केसेस से डील नहीं करता, जो ऑलरेडी कहीं और पेंडिंग है, ठीक है। तो भैया यहां भी पेंडिंग, वहां भी, हम यहाँ विंडो बंद कर देंगे। इफेक्टिव डेट, नए रूल्स आए हैं 2024 से, पुराने खत्म कर दिए गए हैं सर्कुलर। यहाँ पे एक मोटा सा जो ये दे रहे हैं ना हाईलाइट, और फिर इस बॉक्स में उन्होंने क्या बताया, स्कोर क्या है, जबरदस्ती की है ना तारीफें करिए, ठीक है, अच्छी भी बात है, फास्ट है, स्पीड है, कंप्लेन जल्दी रिजॉल्व हो जाती है, तो ये सारी बातें। इसके बाद इन्होंने कहा कि भैया हमने क्या बनाया है, एक सेबी मोबाइल एप्लीकेशन बनाया है। ये मोबाइल एप्लीकेशन आप चाहो तो वेबसाइट के थ्रू जा सकते हो, या तो आप एक ऐप कहां से, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। इम्प्रूव कौन सा, स्कोर, स्कोर, स्कोर की बात हो रही है, स्कोर, हाँ हाँ सेबी का ही वही, ठीक है। स्कोर एक प्लेटफॉर्म है, इसका एक मोबाइल एप्लीकेशन भी लेकर आए हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए, ठीक है। लॉन्च किया मोबाइल एप्लीकेशन जो कि क्या करेगा, सेबी जो ये स्कोर प्लेटफॉर्म से इजिली है ना मैटर को रिजॉल्व कर रहा है, ये डिजिटलाइजेशन है एक तरीके से। सेबी स्कोर इज अवेलेबल बोथ, कहाँ कहाँ आपको मिल जाएगा, iOS का भी और एंड्रॉइड का भी, ठीक है। तो ये बस उन्होंने जनरल बातें बताई है, मोबाइल एप्लीकेशन भी आप यूज कर सकते हो, थ्रू वेबसाइट के नहीं जाना है तो ये भी एक प्लेटफॉर्म है। डन। यहां इस पूरे कंसेप्ट को इन्होंने समझाया लास्ट केस के थ्रू, यहां बस डन कर रही हूं। क्या लिखा है, ऑथेंटिकेशन, थोड़ा ऑथेंटिकेशन को समझना है, ठीक है। ये एक्चुअली पुरानी बुक में दे रखा था, न्यू बुक में ऑथेंटिकेशन नहीं दे रखा है, लेकिन मैं कंसेप्ट आपको समझा दूं, केस क्योंकि दे रखा है। स्कोर में ऑथेंटिकेशन, सेबी आस्क लिस्टेड कंपनी और इंटरमीडिएट्स टू क्रिएट ऑफिशियल स्कोर लॉगिन आईडी, समझना। स्कोर प्लेटफॉर्म में सारी लिस्टेड कंपनी को यहाँ पे अपनी एक आईडी जनरेट करनी है, सारी इंटरमीडिएट्स को यहाँ पे अपनी एक आईडी जनरेट करनी है, ताकि कल को जब इन्वेस्टर कंप्लेन करेगा तो वो डायरेक्टली ऑटोमेटिकली उनके पास चले जाए। दैट वाज ऑथेंटिकेट। अगर फॉर एग्जांपल रिलायंस कंपनी की ऑथेंटिकेशन यहाँ पे नहीं है और तुम यहाँ से कंप्लेन कर रहे हो, तो क्या कंप्लेन रिलायंस कंपनी के पास जा पा रही है क्या, नहीं। तो प्लीज स्कोर में सबको अपना ऑथेंटिकेशन करवाना पड़ेगा। लॉगिन वेरीफाई और अप्रूव करता है, तो जब वो पहले अप्लाई करेंगे तो सेबी उसको अप्रूव करेगा कि हाँ ये रिलायंस कंपनी ही है, ये यही वाला ब्रोकर है। ओनली आफ्टर दिस ऑथेंटिकेशन एंटिटी इन्वेस्टर की कंप्लेन को देख सकती है, रिप्लाई कर सकती है और प्रिस्क्राइब टाइम पे क्लोज भी कर सकती है, वगैरह वगैरह। तो पहले प्रोसेस है स्कोर में कि उन एंटिटीज को भी अपने आप को यहाँ पे रजिस्टर्ड करना है, बोल सकती हो ऑथेंटिकेशन। अब उस केस को हम समझेंगे, केस की जो ऊपर की जो हेडिंग है वो क्या बोल रहा है, रीड करो मुझे बताओ, जो मैं जहां पे लिखा था ऑथेंटिकेशन। तो सीधा सिंपल कंक्लूजन, कंपनी ने क्या किया, ऑथेंटिकेशन
नहीं करवाया, और फिर कंप्लेन पे कंप्लेन आ रही थी, तो वहां तक पहुंचा भी नहीं, वो रिजॉल्व भी नहीं कर पाया। तो क्योंकि उन्होंने ऑथेंटिकेशन नहीं किया, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ने उन पे पेनल्टी लगा दी, कितनी, 1 लाख रुपए की। ठीक है, केस कब का है, 2021। तो बस कंसेप्ट यही और कुछ नहीं। यहाँ बस ये लिखा है हैज फेल्ड टू ऑब्टेन ऑथेंटिकेशन, ये कंपनी जिसने ये काम नहीं किया। क्लैरिटी है। प्लीज, स्कोर आज हमने डिटेल में पढ़ा, कल एक बार रिवीजन कर कर आएंगे और मैं पूछूंगी। ठीक है, सभा को करते हैं समाप्त।